प्रियंका गांधी आज बहराइच पहुंची, जहां पर उन्होंने पीड़ित किसान के परिजनों से मुलाकात की। लखीमपुर की घटना में किसान गुरविंदर की मौत हो गई थी और प्रियंका गांधी आज बहराइच में गुरविंदर के घर पहुंची, परिजनों से मुलाकात की, परिजनों को ढाढ़स बंधाया। हालांकि बहराइच की सीमा में दाखिल होने पर प्रशासन ने बयान दर्ज किया। जिला प्रशासन ने प्रियंका गांधी का बहराइच की सीमा में दाखिल होने से पहले बयान दर्ज करवाया। उसके बाद प्रियंका गांधी आगे बढ़ी और बहराइच में गुरविंदर के परिजनों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दिया, ढांढस बंधाया, भरोसा दिया। बहराइच में दो परिवार हैं जिनके परिजन इस हादसे में मौत हुई है, उनसे मिलने गए। क्या ये नानपारा जा रहे हैं, लखीमपुर तक निकलेंगे? नहीं, लखीमपुर नहीं, बहराइच में दोनों जगह बहराइच। तो इन लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, रोका गया है। 144 है तो कह रहे हैं 5 लोग जाए। जी जी ठीक है, आपको मंजूर है। तो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उनको शांत नहीं हो पा रहे हैं, क्या बात? हम यहाँ हैं, वो वहाँ हैं, हमें क्या मालूम। लखीमपुर में आज भी बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहा। अखिलेश यादव जहां आज मृतकों के परिवारों से मिले और उन्हें सरकार द्वारा कम आर्थिक मदद दिए जाने पर सवाल खड़े किए। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ लखीमपुर पहुंचने की कोशिश में नजर आए। हालांकि सिद्धू को हिरासत में ले लिया गया। लखीमपुर इस समय सियासी पर्यटन का हॉटस्पॉट बन गया है। हर बड़ा नेता यहां आकर अपनी राजनीति को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आज अखिलेश यादव काफी मशक्कत के बाद लखीमपुर पहुंच गए। 3 दिन पहले अखिलेश लखीमपुर जाने की पूरी कोशिश में लगे थे, लेकिन तब तो उनका काफिला कुछ ही दूरी तय कर पाया था। लेकिन आज वो अपने समर्थकों के साथ लखीमपुर पहुंच गए। वहां अखिलेश ने किसान नक्षत्र सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के साथ समय बिताया। उसके बाद अखिलेश पत्रकार रमन कश्यप और किसान लवप्रीत सिंह के घर भी पहुंचे और ये भी आश्वासन दिया कि अगर सपा की सरकार बनी तो मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद में 2 करोड़ तक दिए जाएंगे। अखिलेश के अलावा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी लखीमपुर के लिए अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे। उनके समर्थकों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल सभी लखीमपुर जाने की कोशिश में लगे हैं और जो नहीं जा पा रहे हैं वो इस जुगत में तो है ही कि किसी तरह सुर्खियों में आ जाएं और ये पुख्ता हो जाए कि वो लखीमपुर आने की कोशिश में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर धर्मांतरण के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में सरफराज अली को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण के मामले में 15 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है और जब से यह मामला सामने आया था, जब से यह मामला सुर्खियों में आया, एटीएस को इस मामले की जांच सौंपी गई। एटीएस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज इसी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले सरफराज अली की हुई है। सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन मामले की जांच में एसआईटी ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। इफ्तिखारुद्दीन से 6.5 घंटे पूछताछ हुई, जिसमें आईएएस इफ्तिखारुद्दीन से उनके सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस के बारे में सवाल जवाब किए गए। कानपुर में सरकारी ऑफिस में कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन से कानपुर एसआईटी ने 6.5 घंटे तक पूछताछ की। एसआईटी ने इफ्तिखारुद्दीन से उनकी 3 किताबों, धर्म परिवर्तन करवाने के आरोपों और वायरल हुई उनकी वीडियो को लेकर सवाल किए। उनका बयान भी दर्ज किया। इफ्तिखारुद्दीन कल 12:30 बजे डीजीसीबी सीआईडी दफ्तर लखनऊ में अपनी पत्नी और 2 रिश्तेदारों के साथ बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। इस दौरान एसआईटी टीम ने कानपुर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में रिकॉर्ड की गई तकरीरों वाली वीडियो के बारे में इफ्तिखारुद्दीन से सवाल किए, जिसे आईएएस अधिकारी ने सिरे से नकार दिया। इफ्तिखारुद्दीन का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे गलत हैं।
एसआईटी ने इफ्तिखारुद्दीन से कल्याणपुर की सीटीएस बस्ती में उनकी किताब बंटवाने और लोगों को अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करने पर जोर डालने के आरोपों पर सवाल किए। इफ्तिखारुद्दीन की लिखी किताबों में इतिहास से छेड़छाड़ किया गया है, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ के अस्तित्व को लेकर कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। इन सवालों पर भी इफ्तिखारुद्दीन ने एसआईटी को कोई जवाब नहीं दिया। आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ था। सितंबर में यूपीएसआरटीएस के चेयरमैन और कानपुर के पूर्व मंडलायुक्त मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के तकरीरों वाले वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया था। गृह विभाग ने मामले की जांच के लिए डीजी जीएल मीना और एडीजी भानु भास्कर की 2 सदस्यीय एसआईटी बनाई थी, जो इस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस के दावों का सच अब लोगों के सामने आ गया है। दरअसल मनीष गुप्ता की मौत के मामले में होटल के अंदर का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। इस पूरे मामले की जांच में एसआईटी सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले चुकी है। आखिरकार फुटेज में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की गोरखपुर के होटल में पीट कर हत्या करने के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस कर्मी मनीष का हाथ पैर पकड़कर बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। इस फुटेज में मनीष गुप्ता के शरीर में कोई हरकत नहीं दिख रही है। मनीष को होटल के कमरे में जब लाउंज में लाया गया, उस वक्त मौके पर इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह भी मौजूद था। बता दें कि कारोबारी मनीष गुप्ता को सितंबर की रात जब पुलिसकर्मी कमरा नंबर 512 से बाहर लाए तो उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। देर रात तत्कालीन चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा मनीष को कमरे से बाहर निकाले। इस दौरान पुलिसकर्मी और होटल के 2 स्टाफ से मनीष के हाथ पैर पकड़वाकर होटल की लिफ्ट से नीचे उतरवाया। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी मनीष का हाथ पैर पकड़कर बाहर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज अब एसआईटी के कब्जे में है। सीसीटीवी फुटेज में दारोगा ने जो तौलिया रिसेप्शन पर खड़े एक शख्स को दिया था, वो 512 नंबर कमरे में खून से सना बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि ये वही तौलिया है जो रिसेप्शन पर खड़े शख्स को दारोगा ने दिया था। फिलहाल सभी सीसीटीवी फुटेज की एसआईटी जांच कर रही है। इस मामले में चश्मदीद हरवीर सिंह ने अहम खुलासा किया है। हरवीर सिंह ने कहा कि होटल में कमरा खुलवाने पर मारपीट की शुरुआत पहले दारोगा अक्षय और जयंत सिंह ने की थी। अक्षय ने पहले हरवीर को थप्पड़ मारा और फिर जयंत सिंह ने मनीष को थप्पड़ मारा था और फिर पुलिस वाले कमरे में घुसकर पिटाई शुरू कर दी। बहरहाल मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर जांच कर रही एसआईटी पूरी घटना का साक्ष्य जुटाने में लगी है। जांच के दौरान सामने आए इस सीसीटीवी फुटेज से मनीष हत्याकांड की जांच में काफी अहम माना जा रहा है। फुटेज को एसआईटी ने अपनी जांच में भी शामिल कर लिया है। अब देखना होगा मनीष हत्याकांड के आरोपी पुलिसकर्मी आखिर कब तक जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के साथ ही अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि नवरात्रि में गोरक्षपीठाधीश्वर की शक्तियों की आराधना का विशेष महत्व होता है। गोरक्षपीठ का जो भी पीठाधीश्वर रहा है वो 9 दिन तक शक्ति की आराधना करते हैं। योगी आदित्यनाथ भी उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आए। सबसे पहले मेरा पोस्ट कार्ड पीएम अभियान की शुरुआत की। इसके बाद सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोविड टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया और टीका एक्सप्रेस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद सीएम योगी ने प्रदेश में पहली बार आयोजित 4 दिवसीय नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में शिरकत की। मौके पर उन्होंने चयनित लोगों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण भेंट किया और दिव्यांग जनों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन सेवा के 20 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं।
इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ जी से और मां गंगा से हम सब प्रार्थना करें कि उनके यशस्वी नेतृत्व में यह देश नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में सफल हो, वे स्वस्थ और दीर्घायु हों। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं T20 के पुरस्कार विजेता सभी दिव्यांगजन खिलाड़ियों को मंच पर देख करके, उनके उत्साह को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता और उपविजेता टीम के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपनी दिव्यांगता को अपने खेल के सामने कहीं बाधा नहीं बनने दी और अपने आप को साबित करके दिखा दिया है कि नहीं, व्यक्ति के अंदर अगर जज्बा हो, हौसला हो तो बड़ी से बड़ी मुकाम को हासिल कर सकता है। आज जब काशी में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हम सब एकत्र हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पूरे देश ने सेवा समर्पण का एक कार्यक्रम आयोजित किया था और जन सेवा के प्रधानमंत्री मोदी जी के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे। अभी हाल ही में आप सब जानते हैं कि पैरा ओलंपिक हुआ था टोक्यो में और वहां पर 54 खिलाड़ियों ने भारत की ओर से प्रतिभाग किया था और आप आश्चर्य करेंगे 18 मेडल प्राप्त किया था भारतीय हमारे दिव्यांग जन खिलाड़ियों ने, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। मुझे लगता है किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक संख्या है। मैंने प्रदेश सरकार में कहा है इन सभी खिलाड़ियों को हम लोग अच्छी धनराशि देने वाले एक बड़ा समारोह हम करने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी भारत के खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक जीते हैं, इन सभी को हम लोग बुला करके इनका सम्मान करने वाले हैं और उन खिलाड़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, उनके योगदान के लिए उनको सम्मान भी उत्तर प्रदेश सरकार करने जा। गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन प्लांट को उद्घाटन करते हुए जनरल वीके सिंह ने कहा कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, शुभ दिन है। ऑक्सीजन प्लांट का शुभ उद्घाटन हुआ है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत रही। अब संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी पूरी कर ली गई है। गाजियाबाद में 11 ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, जिनमें से 10 का काम पूरा हो चुका है। दिन है, नवरात्रों में सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। आज हमारा 10वां प्लांट जो है उसका लोकार्पण हुआ है। 11 प्लांट हैं टोटल। लोनीवाला हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, प्लांट में नहीं, उस परिसर के अंदर। तो इसलिए वहाँ थोड़ा रुक कर जब परिसर का काम पूरा हो जाए, क्योंकि बारिश में काफ़ी दिक्कत हुई है वहाँ पर, तब उसका करेंगे। और हमें आशा है कि ये 11 प्लांट से जो हमें एक ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी वो आगे आने वाले दिनों में नहीं आएगी। शुभ दिन है, नवरात्रों में सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। आज हमारा 10वां प्लांट जो है उसका लोकार्पण हुआ है। 11 प्लांट हैं टोटल। लोनीवाला हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, प्लांट में नहीं, उस परिसर के अंदर। तो इसलिए वहाँ थोड़ा रुक कर जब परिसर का काम पूरा हो जाए, क्योंकि बारिश में काफ़ी दिक्कत हुई है वहाँ पर, तब उसका करेंगे। और हमें आशा है कि ये 11 प्लांट से
जो हमें एक ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी वो आगे आने वाले दिनों में नहीं। आज ये उद्घाटन केवल ऑक्सीजन प्लांट का नहीं है, ये महिला अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ की जितनी भी नर्सेज हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सभी के मन में उत्सव जैसा एक वातावरण यहाँ बना हुआ है। और क्योंकि यहाँ बच्चों का प्रसव भी यहीं होता है, छोटे बच्चों का जो हॉस्पिटल है, इमरजेंसी वार्ड है, वो भी यहीं पर ही है। तो इन महिला डॉक्टरों को ये प्रबंधन में अपना समय नहीं देना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हर कमरे के अंदर, हर बेड के अंदर ऑक्सीजन सतही रूप से पहुँचेगी। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जिला महिला अस्पताल और इसका उद्घाटन जनरल वीके सिंह ने किया है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। इससे हमारी जो भी जनता है उसको बहुत ही सुविधा होगी। हमारे यहाँ एसेंस यहाँ पर रेगुलर चल रहा है, जिसमें कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। आई थिंक अब जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर की हमें ज़रूरत पड़ती थी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हमें बार बार ख़त्म होने पर कहना पड़ता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।